अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश स्ट्रक्चर का सीरीज़ चल रहा है और हम अपनी ज़बान में अक्सर इंग्लिश स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते हैं। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। आउट ऑफ नोवेयर। आउट ऑफ नोवेयर का इस्तेमाल होता है न जाने कहां से। न जाने कहां से, जैसे कि हम उर्दू में बहुत सारे ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहते हैं न जाने वो कहां से आ गया, न जाने कहां से बारिश शुरू हो गई। ठीक है, इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है। देखें, सेंटेंस, फिर उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर, फिर उसके बाद दोबारा सेंटेंस होगा। ठीक है, मतलब डबल सेंटेंसेज हैं, उसके दरमियान में क्या है, आउट ऑफ नोवेयर का इस्तेमाल करना है। अब देखें, जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था कि न जाने कहां से बारिश शुरू हुई। प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था कि न जाने कहां से बारिश शुरू हो गई। अब देखें, जैसे कि प्रोग्राम वॉज अबाउट टू स्टार्ट, आउट ऑफ नोवेयर इट स्टार्टेड रेनिंग। प्रोग्राम वॉज अबाउट टू स्टार्ट, आउट ऑफ नोवेयर इट स्टार्ट रेनिंग। अब इसी तरह देखें, कुछ लोग दुकान से चीजें चोरी कर रहे थे कि न जाने कहां से पुलिस आई। Some people were stealing things from shop, out of nowhere police came. Some people were stealing things from shop, out of nowhere police came. इसी तरह देखें, मैं उसे सब कुछ बताने ही वाला था कि न जाने कहां से उसका भाई आया। मैं उसे सब कुछ बताने ही वाला था कि न जाने कहां से उसका भाई आया। इसका बनेगा, देखें, I was about to tell him everything, out of nowhere his brother came. I was about to tell him everything, out of nowhere his brother came. दूसरा स्ट्रक्चर है at someone's instance. At someone instance, किसी के कहने पे, या ये भी कह सकते हैं कि किसी के जिद करने पे भी आप कह सकते हो। ठीक है, इसका फार्मूला इस तरह से बनेगा, देखें, सेंटेंस, फिर उसके बाद एट समवन्स इंस्टेंस। समवन का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि यहाँ पे जो लगेंगे समवन के जगह में पॉजेसिव एडजेक्टिव ज्यादा इस्तेमाल होंगे, जैसे कि माई है, यूर, हीज, हर्स। ठीक है, ऐसे वाले जो प्रोनाउन या एडजेक्टिव जिनको हम कहते हैं वो इस्तेमाल होंगे। जैसे कि देखें, आपके कहने पे मैंने ये कंप्यूटर खरीदा। आपके कहने पे मैंने ये कंप्यूटर खरीदा है। आई हैव बॉट दिस कंप्यूटर एट यूर इंस्टेंस, या इसको हम ये भी कह सकते हैं आपके जिद करने पे मैंने ये कंप्यूटर खरीदा है। इसी तरह से देखें, मेरे कहने पे अब वो इस्लामाबाद जा रहा है। मेरे कहने पे अब वो इस्लामाबाद जा रहा है, तो क्या होगा, नाउ ही इज गोइंग टू इस्लामाबाद एट माई इंस्टेंस। नाउ ही इज गोइंग टू इस्लामाबाद एट माई इंस्टेंस। इसी तरह से देखें, आपके कहने पे मैंने झूठ बोला, तो क्या होगा, आई टोल्ड अ लाई एट यूर इंस्टेंस। आई टोल्ड अ लाई एट यूर इंस्टेंस। इट्स ऑब्वियस दैट इस्तेमाल होता है जाहिर सी बात है कहने के लिए। हम अक्सर उर्दू जबान में ये इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात है कि वो अच्छा टीचर है, जाहिर सी बात है कि वो यहाँ नहीं आएगा। ये ऐसी चीज़ें या ऐसे जुमले जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनको इंग्लिश में बोलने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, इट इज़ ऑब्वियस दैट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इसका फार्मूला ऐसा होगा कि इट्स ऑब्वियस दैट के बाद सेंटेंस का हम इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे कि जाहिर सी बात है कि वो आपकी मदद नहीं करेगा। जाहिर सी बात है कि वो आपकी मदद नहीं करेगा। इसका ट्रांसलेशन होगा, देखें, इट्स ऑब्वियस दैट ही विल नॉट हेल्प यू। इट्स ऑब्वियस दैट ही विल नॉट हेल्प यू। जाहिर सी बात है कि वो उस वक्त बीमार था। जाहिर सी बात है कि वो उस वक्त बीमार था, तो क्या होगा, इट्स ऑब्वियस दैट he was ill at that time. It's obvious that he was ill at that time. जाहिर सी बात है कि मैं इस होटल में ठहरूंगा। जाहिर सी बात है कि मैं इस होटल में ठहरूंगा, तो क्या होगा, It's obvious that I will stay in this hotel. It's obvious that I will stay in this hotel. तो जाहिर सी बात है कहने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, It's obvious that का स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर लेंगे। सो देन इस्तेमाल होता है तो फिर, जैसे कहते ना, तो फिर मैं क्या करूं, तो फिर आप कब आओगे,
ये ऐसे जो सेंटेंसेस हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, सो देन का इस्तेमाल करेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, देखें। सो देन के बाद हम क्या करेंगे, WH वर्ड्स यूज करेंगे। WH वर्ड्स का मतलब क्या है, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, ये जो कहलाते हैं WH वर्ड्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से वर्ब के फॉर्म्स चेंज होते चले जाएंगे। जैसे कि देखें, तो फिर मैं क्या करूं, कहने के लिए क्या कहोगे, सो देन व्हाट डू आई डू, सो देन व्हाट डू आई डू। इधर ये भी कर सकते हैं कि सो देन व्हाट शुड आई डू भी कह सकते हो, ठीक है। दूसरा है, तो फिर आप गाड़ी कब खरीदोगे, तो फिर आप गाड़ी कब खरीदोगे, इसका क्या होगा, देखें। सो देन व्हेन विल यू बाय अ कार, सो देन व्हेन विल यू बाय अ कार। अब इसी तरह देखें, तो फिर वो कैसे इम्तिहान पास करेगा, तो फिर वो कैसे इम्तिहान पास करेगा। ये जुमला हम उस वक्त बोलेंगे जब किसी के बारे में बात हो रही है कि वो बिल्कुल ही पढ़ता नहीं है, इम्तिहान सर पे आके खड़े हैं, तो फिर आप जवाब में क्या कहोगे, तो फिर वो कैसे ही इम्तिहान पास करेगा। इसका मतलब है कि पढ़े बगैर वो कैसे इम्तिहान पास करेगा। तो क्या होगा, देखें। सो देन हाउ विल ही पास द एग्जाम, सो देन हाउ विल ही पास द एग्जाम। ऑल आई नो इज दैट, ऑल आई नो इज दैट, मैं बस इतना जानता हूं कि, मैं बस इतना जानता हूं कि कहने के लिए ये हम इस्तेमाल करेंगे। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है, देखें। ऑल आई नो इज दैट के बाद क्या लगाएंगे हम, आगे सेंटेंस इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि मैं बस इतना जानता हूं कि वो बहुत अच्छा उस्ताद है, ठीक है। जब कोई बंदा आपसे पूछता है क्या वो कैसा है, कि उसकी बिहेवियर क्या है, तो फिर उसके जवाब में क्या कहोगे आप, अब बस मैं इतना जानता हूं कि वो अच्छा उस्ताद है, तो उसके लिए क्या कहोगे, देखें। All I know is that he is a good teacher, ठीक है। क्या कहोगे, All I know is that he is a very good teacher। मैं बस इतना जानता हूं कि मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा, मैं बस इतना जानता हूं कि मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा, तो इसका क्या होगा, देखें। All I know is that I will not have to go there, All I know is that I will not have to go there। मैं बस इतना जानता हूं कि वो एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, मैं बस इतना जानता हूं कि वो एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, तो इसका क्या होगा, देखें। ऑल आई नो इज दैट ही वांट्स टू बिकम अ गुड डॉक्टर। नीड, व्हाट वाज द नीड इस्तेमाल होता है, देखें, क्या जरूरत थी। उर्दू में हम अक्सर कहते हैं क्या जरूरत थी वहां जाने की, क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की, क्या ज़रूरत थी मोबाइल ख़रीदने की। ये जो जुमले होते हैं इनको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो व्हाट वाज द नीड का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो फार्मूला बनेगा वो इस तरह से बनेगा, देखें, व्हाट वाज द नीड प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ड्स। ये पास्ट के लिए, ठीक है, पास्ट के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। जैसे कि देखें, क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की, तो इसका क्या होगा, देखें, व्हाट वाज द नीड टू टेल अ लाई, What was the need to tell a lie? क्या जरूरत थी उसे दावत देने की, क्या जरूरत थी उसे दावत देने की, तो क्या होगा, देखें, What was the need to invite him? What was the need to invite him? क्या जरूरत थी इस मोबाइल को खरीदने की, क्या जरूरत थी इस मोबाइल को खरीदने की, तो क्या होगा, What was the need to buy this mobile? What was the need to buy this mobile? What is the need, फिर ये प्रेजेंट के लिए इस तरह से इस्तेमाल होता है। What is the need इस्तेमाल होगा क्या ज़रूरत है कहने के लिए, ठीक है। ऐसे जुमले हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं या ऐसे वर्ड्स हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। इसके लिए फार्मूला ये होगा कि what is the need प्लस टू प्लस वर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यहाँ देखिए माजी के लिए क्या हुआ था, was लगा था, लेकिन यहाँ प्रेजेंट के लिए क्या होगा, is का इस्तेमाल होगा। जैसे कि देखें, क्या जरूरत है वहां जाने की, क्या जरूरत है वहां जाने की, इसका क्या होगा, व्हाट इज द नीड टू गो देयर, व्हाट इज द नीड टू गो देयर। बस ये जहन में रख लीजिएगा कि व्हाट इज द नीड के बाद टू लगाना है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या जरूरत है यहां ठहरने की, क्या जरूरत है यहां ठहरने की, व्हाट इज द नीड टू स्टे हियर, व्हाट इज द नीड टू स्टे हियर। इस तरह देखें, क्या जरूरत है उसे बताने की, क्या जरूरत है उसे बताने की, तो इसके लिए क्या होगा, व्हाट इज द नीड टू टेल हिम, व्हाट इज द नीड टू टेल हिम। प्लीड फॉर,
ये प्लीड फॉर होता है वकालत करना, ठीक है, वकालत करना। हम अक्सर कहते हैं यार आप उसकी वकालत क्यों करते हो, आप तो हमेशा उसकी वकालत करते हो, वो उसकी वकालत करता है। ऐसे उर्दू जुमले हम बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो हम प्लीड फॉर का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका फार्मूला ये होगा कि देखें, प्लीड फॉर के बाद समवन, मतलब जिसकी वकालत की जाती है उसका यहाँ पे क्या होगा, वो प्रोनाउन लग जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादातर जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, मतलब ठीक है, प्लीड फॉर के बाद क्या करना है आपने, या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर लो या नाउन यहाँ पे इस्तेमाल होगा। जैसे कि देखें, हर वक्त आप उसकी वकालत क्यों करते हो, हर वक्त आप उसकी वकालत क्यों करते हो कहने के लिए क्या कहोगे, वाई डू यू प्लीड फॉर हिम एवरी टाइम, वाई डू यू प्लीड फॉर हिम एवरी टाइम, मतलब क्या हो गया, आप हर वक्त उसकी वकालत क्यों करते हो कहने के लिए, ठीक है। आपने सबके सामने असलम की वकालत की, यह माजी के लिए इस्तेमाल हुआ। देखें, जब यह माजी के लिए इस्तेमाल होगा तो प्लीड का फॉर्म क्या होगा, चेंज होगा। अब जैसे कि देखें, यू प्लीडेड फॉर असलम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, यू प्लीडेड फॉर असलम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, यहां पे प्लीड जो है प्लीडेड हो गया, ठीक है। इसी तरह देखें, उसकी वकालत मत करो, उसकी वकालत मत करो कहने के लिए क्या कहोगे, डू नॉट प्लीड फॉर हिम, डू नॉट प्लीड फॉर हिम, दिस इज व्हाट, ठीक है, यही तो कहने के लिए, ठीक है। हम अक्सर कहते हैं यही तो मैं चाहता हूं, यही तो मैं खरीदना चाहता हूं, यही तो मैं बोलना चाहता हूं, यही तो मैं कह रहा था। ऐसे बहुत सारे हम जुमले इस्तेमाल करते हैं, उनका ट्रांसलेट करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं यही तो कहने के लिए, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होगा, देखें, दिस इज व्हाट के बाद आपने सेंटेंस इस्तेमाल करना, दिस इज व्हाट के बाद क्या इस्तेमाल करना है, सेंटेंस। जैसे कि यही तो मैं चाहता हूं, यही तो मैं चाहता हूं, क्या होगा, दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई वांट। इसी तरह देखें, यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं कहने के लिए क्या कहोगे, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर ये माजी के लिए होता, यही तो मैं कह रहा था, अगर होता तो क्या होता, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग होता, ठीक है। अगर ये पास्ट के लिए इस्तेमाल हुआ तो यहां पे क्या होगा, आई वाज सेइंग इस्तेमाल होगा। अब इसी तरह देखें, यही तो मैं खरीदना चाहता हूं, यही तो मैं खरीदना चाहता हूं कहने के लिए क्या कहेंगे, दिस इज व्हाट आई वांट टू बाय, दिस इज व्हाट आई वांट टू बाय। व्हाट योर वर्क इज, ये हम इस्तेमाल करते हैं तुम्हारा काम ही क्या है। हम अक्सर कहते हैं ना तुम्हारा काम ही क्या है, बस लोगों को उकसाते रहते हो, ठीक है, उसका काम ही क्या है, वो झूठ बोलता रहता है। ऐसे जो जुमले हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसका जो फार्मूला बनेगा देखें, व्हाट योर वर्क इज के बाद जस्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की हमेशा हम फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में अदर वर्ड्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि देखें, तुम्हारा काम ही क्या है, बस बहाने बनाना, तुम्हारा काम ही क्या है, बस बहाने बनाना। What your work is just making lame excuses. What your work is just making lame excuses. तुम्हारा काम ही क्या है, बस दिन भर मोबाइल पर गेम खेलना, तुम्हारा काम ही क्या है, बस दिन भर मोबाइल पर गेम खेलना। What your work is just playing game on mobile all day long. What your work is just playing game on mobile all day long. उसका काम ही क्या है, बस दूसरों को उकसाना, उसका काम ही क्या है, बस दूसरों को उकसाना। देखें, what his work is just provoking others, what his work is just provoking others। न चाहते हुए के लिए unwillingly, उर्दू में हम कहते हैं ना न चाहते हुए भी मैं वहां चला गया, तो उसके लिए न चाहते हुए का ट्रांसलेशन किस में करेंगे, अनविलिंगली से कर लेंगे। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, देखें, पहले सेंटेंस आप लिखेंगे, फिर उसके बाद अनविलिंगली हम क्या करेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। अब जैसे कि देखें, न चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ा, न चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ा, तो क्या होगा, आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली, आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली। वो न चाहते हुए भी यहां रह रहा है, वो न चाहते हुए भी यहां रह रहा है, तो क्या होगा, देखें,
He is living here unwillingly. He is living here unwillingly. न चाहते हुए भी मैंने हाँ कहा. न चाहते हुए भी मैंने हाँ कहा. I said yes unwillingly. I said yes unwillingly. मैं क्या जाता है का मतलब क्या है? किसी भी काम करने में क्या जाता है. ठीक है, मैं यहाँ पे कहूँ कि बोलने में क्या जाता है, लिखने में क्या जाता है, ठीक है, पढ़ने में क्या जाता है, खाने में क्या जाता है. ऐसे जो जुमले होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं. व्हाट इज़ द हार्म इन. व्हाट इज़ द हार्म इन. ठीक है, अब इसका जो फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा. देखें, व्हाट इज़ द हार्म इन, फिर उसके बाद जो भी वर्ब इस्तेमाल होगा वो फोर्थ फॉर्म में होगा, मतलब आईएनजी फॉर्म में होगा. जैसे कि देखें, लिखने में क्या जाता है. लिखने में क्या जाता है. व्हाट इज़ द हार्म इन राइटिंग. व्हाट इज़ द हार्म इन राइटिंग. वहां जाने में क्या जाता है. वहां जाने में क्या जाता है. What is the harm in going there? What is the harm in going there? अंग्रेजी सीखने में क्या जाता है. अंग्रेजी सीखने में क्या जाता है, तो इसके लिए क्या होगा. देखें, What is the harm in learning English? What is the harm in learning English? In what happiness? किस खुशी में. अक्सर हम कहते हैं ना, किस खुशी में इधर आए हो, किस खुशी में मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, किस खुशी में मैं अपना गाड़ी आपको दूंगा. ऐसे जो जुमले हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो उस वक्त हमने क्या इस्तेमाल करना होता है. इन व्हाट हैप्पीनेस का इस्तेमाल करते हैं, या इन व्हाट प्लेजर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा. देखें, इन व्हाट हैप्पीनेस के बाद क्या करेंगे, हम सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे कोई सा भी टेंस हो सकता है, कॉजेटिव भी हो सकते हैं. ठीक है, जैसे कि देखें, मैं किस खुशी में आपको पार्टी दूं. मैं किस खुशी में आपको पार्टी दूं, तो क्या होगा. इन व्हाट हैप्पीनेस शुड आई गिव यू पार्टी. इन व्हाट हैप्पीनेस शुड आई गिव यू पार्टी. मैं किस खुशी में मिठाई मंगवाऊं. मैं किस खुशी में मिठाई मंगवाऊं, तो इसके लिए क्या होगा. देखें, इन व्हाट हैप्पीनेस शुड आई गेट स्वीट्स ब्रॉट. In what happiness should I get sweets brought? किस खुशी में अपना मोबाइल आपको दूं. किस खुशी में अपना मोबाइल आपको दूं. In what happiness should I give you my mobile? In what happiness should I give you my mobile? नथिंग एज सच, ये इस्तेमाल होता है ऐसा कुछ नहीं है का ट्रांसलेशन करने के लिए. अगर इसका फार्मूला बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा. नथिंग एज सच, फिर उसके बाद सेंटेंस. जैसे कि ऐसा कुछ नहीं, मैं उसको जानता तक नहीं. नथिंग एज सच, आई डोंट इवन नो हिम. नथिंग एज सच, आई डोंट इवन नो हिम. ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रहा है. नथिंग एज सच, ही इज टेलिंग अ लाई. नथिंग एज सच, ही इज टेलिंग अ लाई. ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसे देखा तक नहीं था. ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसे देखा तक नहीं था. Nothing as such, I did not even see him. Nothing as such, I did not even see him. चाह कर भी के लिए हम क्या कहेंगे. Even if I want to. Even if I want to का इस्तेमाल क्यों करेंगे, चाह कर भी कहने के लिए. इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, सेंटेंस पहले, फिर उसके बाद इवन इफ आई वांट टू. इसको ये भी कह सकते हो कि अगर मैं चाहूं तो भी कहने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि चाह कर भी मैं आपको बता नहीं सकता. चाह कर भी मैं आपको बता नहीं सकता. आई कांट टेल यू इवन इफ आई वांट टू. आई कांट टेल यू इवन इफ आई वांट टू. चाह कर भी मैं ये गाड़ी नहीं खरीद सकता. I can't purchase this car even if I want to. I can't purchase this car even if I want to. चाह कर भी यहाँ नहीं रह सकता. चाह कर भी मैं यहाँ नहीं रह सकता. I can't live here even if I want to. Even by mistake.
ये इस्तेमाल होता है गलती से भी कहने के लिए। ठीक है, इसका जो फार्मूला बनेगा, पहले हम सेंटेंस, फिर उसके बाद इवन बाय मिस्टेक लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि गलती से भी ये मकान मत खरीदना, गलती से भी ये मकान मत खरीदना। डोंट बाय दिस हाउस इवन बाय मिस्टेक, डोंट बाय दिस हाउस इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी मेरे मोबाइल पर हाथ मत लगाना, गलती से भी मेरे मोबाइल पे हाथ मत लगाना। डोंट टच माई मोबाइल इवन बाय मिस्टेक। गलती से भी यहां मत आना, गलती से भी यहां मत आना। डोंट कम हियर इवन बाय मिस्टेक, डोंट कम हियर इवन बाय मिस्टेक। इट इज व्हाट इट इज, इट इज व्हाट इट इज। ये है जो है सो है, मतलब जो कुछ भी है बस उस पर इक्तिफा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसका जो फार्मूला होगा, पहले इट इज़ व्हाट इट इज़, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम सेंटेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि जो है सो है, हमें इसे इस्तेमाल करना होगा, मतलब जो कुछ भी हमारे पास है उसको हमने क्या करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। इट इज़ व्हाट इट इज़, वी विल हैव टू यूज इट। इट इज़ व्हाट इट इज़, वी विल हैव टू यूज इट। जो है सो है, हमें अब खरीदना होगा। It is what it is, we will have to buy. जो है सो है उसे मानना होगा, जो है सो है उसे मानना होगा। It is what it is, he will have to accept. At whose behest, ये इस्तेमाल होता है किस चीज के लिए, किसके कहने पर या किसके इशारे पर। अब इसका जो फार्मूला बनेगा, at whose behest, फिर उसके बाद सेंटेंस। जैसे कि किसके कहने पे आपने इस कॉलेज में दाखिला लिया है, इसका क्या तर्जुमा होगा देखें। एट हुज बिहेस्ट यू हैव गॉट एडमिशन इन दिस कॉलेज या हियर। किसके कहने पर उसने यहां दुकान खोली है, किसके कहने पर उसने यहां दुकान खोली है। एट हुज बिहेस्ट ही हैज ओपन्ड अ शॉप हियर, एट हुज बिहेस्ट ही हैज ओपन्ड अ शॉप हियर। किसके कहने पर आपने मेरी गाड़ी इस्तेमाल की, किसके कहने पर आपने मेरी गाड़ी इस्तेमाल की। एट हुज बिहेस्ट यू यूज्ड माय कार। अब देखें ना, टेंस जब चेंज होगा तो क्या होगा, आगे सेंटेंस उसी के हिसाब से आपने लगाना होगा। पास्ट हो गया तो पास्ट का, प्रेजेंट हुआ तो प्रेजेंट का। तो किसके कहने पर अंग्रेजी में किस चीज से ट्रांसलेट करेंगे, एट हुज बिहेस्ट पे। प्ले सेकंड फिडल, हाँ में हाँ मिलाना। जैसे कि कोई बंदा आपने मतलब नजरिए का इजहार नहीं करता या अपना ओपिनियन नहीं दे के कहता है कि इसने सही कहा, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, हाँ में हाँ मिलाना कहते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट, उसके बाद प्ले सेकंड फिडल, फिर टू, फिर आगे ऑब्जेक्ट। कल आपने उसके हाँ में हाँ क्यों मिलाया, कल आपने उसके हाँ में हाँ क्यों मिलाया। वाई डिड यू प्ले सेकंड फिडल टू हिम, वाई डिड यू प्ले सेकंड फिडल टू हिम यस्टरडे भी कह सकते हो। आप हाँ में हाँ क्यों मिलाते हो, आप हाँ में हाँ क्यों मिलाते हो। वाई डू यू प्ले सेकंड फिडल, वाई डू यू प्ले सेकंड फिडल। हाँ में हाँ मत मिलाओ, हाँ में हाँ मत मिलाओ। डोंट प्ले सेकंड फिडल, डोंट प्ले सेकंड फिडल। डे इन डे आउट, डे इन आउट, डे आउट का इस्तेमाल करते हैं दिन रात। अब इसका जो फार्मूला बनेगा, पहले सेंटेंस फिर उसके बाद डे इन डे आउट का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कि आपको दिन रात सख्त मेहनत करना है, आपको दिन रात सख्त मेहनत करना है। यू हैव टू वर्क हार्ड डे इन डे आउट, यू हैव टू वर्क हार्ड डे इन डे आउट। उसे यहाँ दिन रात पढ़ना होगा, उसे यहाँ दिन रात पढ़ना होगा। He will have to study here day in day out, he will have to study here day in day out। मुझे यहाँ दिन रात काम करना पड़ रहा है, मुझे यहाँ दिन रात काम करना पड़ रहा है। I am having to work here day in day out, I am having to work here day in day out।
ये जो स्ट्रक्चर जो आजकल जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम लेक्चर स्ट्रक्चर्स पे कर रहे हैं, ये हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब इसको ये भी कह सकते हैं ये इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं जिनको आसानी से याद करने का तरीका यही है, इनको जुमलों में इस्तेमाल करें। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप इसके एग्जाम्पल्स लिख लें, इसकी प्रैक्टिस करें, तो ये आपको ज़्यादा याद हो जाएंगे। जब ये आपको ज़्यादा याद हो जाएंगे तो आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।